नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, ज्योतिष एक बहुत ही गूढ़ और काफ़ी डीप सब्जेक्ट है। इसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा की जा सकती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में लग्नेश का अष्टम भाव में जो फल बताया, उसको जो आप लोगों ने रिस्पांस दिया, जो आप लोगों ने समर्थन दिया और जो आपने पसंद किया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे वीडियोस से आप लोगों के मन में जो भ्रम है, जो भ्रांतियाँ हैं, वो दूर होंगी और आप तर्क वितर्क से ये समझ सकेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे एक नया वीडियो आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आजकल लोगों में एक काफ़ी भय राहु को लेकर है। राहु को लेकर इतना भय है कि वो इतना चिंतित रहते हैं। किसी की कुंडली में राहु से ग्रहण दोष बन जाता है, किसी की कुंडली में अंगार योग, किसी की कुंडली में मतिभ्रम योग, किसी की कुंडली में विप्र चांडाल योग, किसी की कुंडली में पिशाच योग, किसी की कुंडली में श्रापित योग, किसी की कुंडली में इसी नाना प्रकार के योग बनते हैं। कोई काल सर्प दोष से पीड़ित है। तो ये सब चीजें राहु से बनने की वजह से लोग काफी भयभीत रहते हैं। तो मैं राहु के बारे में और अपनी आने वाली श्रृंखलाओं में राहु से जुड़े, मतलब जितने ग्रह जुड़ते हों, जो युतियां बनती हैं और जो मैंने पहले बताई कि जितने दोष बन रहे हैं अलग अलग ग्रहों के साथ जुड़ने से, उस सब के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। लेकिन आज के विषय में मैं बताना चाहूंगा, आज हम बात करेंगे सूर्य के साथ जब राहु की युति होती है उसको लेकर। तो दोस्तों, तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि सूर्य क्या है। किसी भी जब भाव को हम या किसी भी योग को हम जब फलित करते हैं, तो सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि वो कौन सा भाव है। फिर देखना पड़ता है उस भाव का वो कारक, जो ग्रह बैठा है उसका कारक है कि नहीं। फिर देखना पड़ता है वो उसके नक्षत्र में है कि नहीं। फिर देखना पड़ता है वो किसकी युति कर बैठा है। फिर देखना पड़ता है किसकी दृष्टि पड़ रही है। और फिर देखना पड़ता है ग्रह दशा अंतर्दशा उसके सुचारू रूप से है या नहीं। तब जाकर आप फलित कर पाएंगे। और भी काफी चीजें हैं, नवांश कुंडली देखनी है और सारी चीजें भी देखनी है, लेकिन इतना तो मुख्यतः है। तो ये चीजें जब आप कब देख पाएंगे, जब आप ग्रहों के बारे में समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं सूर्य ग्रह की। तो सूर्य ग्रह ग्रहों का राजा है। ग्रह मंडल में सबसे तेजस्वी ग्रह है। ग्रह मंडल में उसको राजा की उपाधि प्राप्त है। हमारे जीवन, हमारे शरीर में जो आत्मा है वो उसका कारक है। आत्मबल को संबोधित करता है, सम्मानित करता है। सूर्य जो है हमारे पिता है। सूर्य जो है कहीं हमारे गुरु भी बनते हैं। तो क्योंकि पिता प्रथम गुरु होते हैं, तो इसलिए सूर्य का जो रोल है जीवन में हमारे, वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य, पहले देखिए, सूर्य जो है, आप देखेंगे कि सूर्य को लेकर काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सूर्य सरकार का प्रतिनिधि करता है। सूर्य, देखिए, सूर्य सिर्फ सरकार का प्रतिनिधित्व ही नहीं करता है। सरकार के साथ साथ वो सरकार के द्वारा दी जाने वाली समस्त सेवाओं को भी वो उसके आधिपत्य में आते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि आप देखिए कि सूर्य इतनी जब तेजस्विता लिए हुए है, उसमें आत्मबल है, उसमें शौर्य बल है, उसमें ऊर्जा है, उसमें प्रकाश है, उसमें उष्मा है, सब चीज उसके अंदर है, सूर्य के अंदर समाई हुई है। और ये सारी चीजें हमारे लिए आवश्यक श्रेणी में आती हैं। सूर्य हमारा तेज है। आप सोचिए, जब इतनी ऊर्जा, इतनी क्षमता, इतनी एनर्जी, इतनी सारी चीजों को लिए हुए कोई ग्रह है और हमारे डेली रूटीन लाइफ में बहुत सारी चीजों को प्रभावित भी करता है वो। आप देखेंगे कि एक वनस्पति होती है, जब तक उसको सूर्य प्रकाश नहीं मिलता, वनस्पति को जब तक सूर्य प्रकाश नहीं मिलता, वो हरी भरी
फल फूल देने वाली नहीं होती है। सूर्य प्रकाश की इसी उपस्थिति में ही वो अपना खुराक बनाती है। तो जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति उसके लिए इतनी अनिवार्य है, एक वनस्पति के लिए, वृक्ष के लिए, पौधों के लिए, तो हमारे जीवन में उस सूर्य का कितना उपयोग हो, हमारे जीवन में भी होना चाहिए। सूर्य हमारे लिए भी उतना ही उपयोगी है, क्योंकि हमारे जीवन में भी सूर्य की इतनी ही आवश्यकता है जितने कि वनस्पति भी जीव है, हम भी जीव हैं। तो जीवन को जीने के लिए, जीवन में संचार के लिए, जीवन में ऊर्जा के लिए सूर्य अत्यंत आवश्यक है। आप देखेंगे हमारे शरीर में विटामिन डी का स्रोत भी सूर्य से लिया जाता है। तो सूर्य अत्यंत जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लोग सूर्य को कुछ भी गिने, लेकिन आप देखेंगे कि कोई भी लग्न हो, उसमें हमेशा कुछ पंडित या कुछ ज्योतिषी तो इस हद तक देखते हैं कि सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली को भी अलग अलग करके देखते हैं, और देखना भी चाहिए, क्योंकि सूर्य आत्मा है और चंद्र जो है मन है। तो आत्मबल और मनोबल दोनों का कॉम्बिनेशन सही होगा, तभी आप अच्छी से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो सूर्य, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हमारी देखिए सारी सूर्य पे है। हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी मून के ऊपर है, चंद्रमा के ऊपर है, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वो सूर्य के ऊपर वो आधारित है। तो सूर्य का भी उतना ही महत्व है। तो जब सूर्य हमारे आत्मा, हमारे बल, हमारे शौर्य, हमारे साहस, हमारे पिता, हमारी प्रतिष्ठा, हमारे ज्ञान, हमारे विमान, हमारे सारी चीजों का जब कारक है, तो जब इतनी सारी कारकता लिए हुए ग्रह के साथ, इतने सारे तेज के साथ, जब एक छाया ग्रह जुड़ता है, छाया मतलब शैडो, उसको ढक दिया जाए या उसके ऊपर किसी चीज को छाया प्रदान कर दी जाए, तो नेचुरल रूप से उसके प्रभाव में कमी आएगी। जब उसको ढक दिया जाएगा तो उसके प्रभाव में अपने आप कमी आना स्वाभाविक है। तो ये जब दोनों युतियां होती हैं सूर्य और राहु की, पर ये देखना ये जरूरी है, आप ये किसी चीज को, कोई एक प्रकाश, चलिए एक कोई प्रकाशवान चीज है, उसको आप ढकते हैं, पर यह भी देखना जरूरी है कि वो कितने हाइट से ढका जा रहा है, कितने दूरी से ढका जा रहा है, कितने सराउंडिंग एरिया में ढका जा रहा है। तब आप उसको कितना ढक पाएंगे, कितना कंट्रोल कर पाएंगे, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। तो उसमें ये सब चीजें क्या, मतलब ग्रह की डिग्रियां देखनी भी अत्यंत आवश्यक है कि ये युति कंजंक्शन जो हुआ है ये कितने अंतर में हुआ है। सिर्फ राहु और सूर्य की युति हो गई है यही नहीं देखना है। तो अगर वो बहुत ज्यादा दूर है तो उसका प्रभाव कम होगा, उतना नजदीक है, क्लोज है, तो प्रभाव ज्यादा होगा, इफेक्ट ज्यादा होगी। अब ये युति, अब राहु, छाया ग्रह के बारे में ऐसा कहा जाता है जनरली कि छाया ग्रह खुद का कोई रिजल्ट नहीं देता। छाया ग्रह जब अकेला हो तब अपना रिजल्ट देगा, लेकिन जब किसी ग्रह के साथ जुड़ जाएगा तो वो उस ग्रह का स्वरूप धारण कर लेता है। तो अब वो उस ग्रह का स्वरूप जब धारण कर लेता है तो उसके साथ परिणाम देता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ शत्रु ग्रह होते हैं, कुछ मित्र ग्रह होते हैं। जब मित्र के साथ जुड़ेगा कोई भी व्यक्ति तो नेचुरल रूप से वो उसको शुभता देगा, लेकिन अगर शत्रु के साथ जुड़ेगा तो अशुभता प्रदान करेगा, वो हमेशा उसको परेशान करता ही रहेगा। तो यही चीजें राहु और सूर्य के साथ होती हैं। जब ये दोनों जुड़ते हैं आपस में तो सूर्य नैसर्गिक रूप से राहु का शत्रु है। तो नैसर्गिक रूप से जब वो शत्रु के साथ जुड़ता है तो शत्रु के साथ जितना नजदीक होके बैठेगा उतनी तकलीफें बढ़ेंगी। तो ये चीजें इसमें यह है कि अब ये आपको ये देखना है कि कितने अंतर में बैठा है। तो सूर्य जो है ये एक आत्मबल, आत्मा का कारक है, तेज है, ऊर्जा है, एनर्जी है, जीवन है। उसके साथ छाया का जुड़ना कतई अच्छा नहीं माना जाएगा कुछ परिस्थितियों को छोड़कर। लेकिन अब ये देखना है कि ये युति कैसे बन रही है। अब आप देखेंगे, आप ये एक चीज का अनुभव आप खुद कीजिए कि जब महीने की शुरुआत देखिए, आप हम लोग मानते हैं कि भाई पूर्णिमा के बाद से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आते हैं, जिसमें कि पूर्णिमा से लेकर अमावस्या और अमावस्या से लेकर पूर्णिमा होती है। तो आप पाएंगे कि अमावस्या से लेकर पूर्णिमा से लेकर जो अमावस्या तक का समय जो है उसमें चंद्रमा के प्रकाश में, बल में
क्षीणता आती है, कमी आती है। और चंद्रमा की क्षीणता, जब चंद्रमा रात में प्रकाश करने का कारक है, राहु जो है जितने भी कृत्रिम ऊर्जा प्रकाश के स्रोत हैं इस सब का कारक राहु है। तो राहु क्या होता है, रात के में उसको प्रकाश ज्यादा मिलता है। चंद्रमा का बल क्षीण हो चुका है तो हम नैसर्गिक रूप से कृत्रिम प्रकाश, आजकल तो कलयुग में आप देखेंगे कि हम लोग बिजली के ऊपर संपूर्ण रूप से मंगल और राहु के ऊपर ही आधारित हो गए हैं। कृत्रिम रूप से बिजली जो बनती है और उसमें से जो ऊर्जा मिलती है, उससे जो प्रकाश होता है वही राहु है। तो राहु का प्रभाव इतना प्रबल हो जाता है उतने विस्तार में कि राहु रात्रि के समय इतना प्रभावशाली हो जाता है, व्यक्ति के जीवन में राहु का प्रभाव रात के समय बढ़ जाता है। तो ऐसे जिनकी युति होती है राहु और सूर्य वाले, ऐसे जातक रात्रि के समय ज्यादा प्रभावशाली महसूस करते हैं, उनका प्रभाव रात्रि के समय ज्यादा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो काफी एनर्जेटिक फील करते हैं रात्रि के समय में। दिन के समय में भी वो महसूस कर, लेकिन उनके अंदर क्या होगा, ऊर्जा की कमी होगी, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा, अपने मित्र सर्कल में अपने को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, वो अपने बॉस के साथ उनकी ठीक से नहीं जमेगी, माता पिता के साथ क्लेश होते रहेंगे, शारीरिक रूप से भी अलग अलग व्याधियां उनको परेशान करती रहेंगी, स्वेटिंग की प्रॉब्लम पर हल्की हल्की चीज में घबरा जाएंगे, परेशानी आ जाएगी, पसीने छूटने लगेंगे। तो इस तरह की चीजें राहु और सूर्य की युति प्रदान करती है। लेकिन दोस्तों ये देखने वाली बात यह है कि कहीं कहीं ये युति जो होती है वो व्यक्ति को, अगर ये डिस्टेंस, वही बोला डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो ये शैडो का काम करती है, छत्र का काम करती है। तब सूर्य अपने आप में अत्यधिक प्रभावशाली हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अत्यधिक सम्मानित हो जाते हैं। छत्र अगर आपके ऊपर जुड़ जाता है तो आपको छत्रपति कह दिया जाता है, आपके पास छत्र है, छाया है, तो आप अपने आप को कुशल रूप से रख पाएंगे, आपके साथ लोग जुड़ेंगे, आप एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, आपको लोग पसंद करेंगे, न चाहते हुए चाहे अनचाहे रूप से आप सबके सर्वमान्य लीडर होंगे। तो ये युति कहीं पे प्रभावशाली भी साबित हो जाती है अगर ग्रह अंश उनके अलग अलग काफी डिफरेंस है तो दोस्तों ये सूर्य और राहु की युति जो है ये अत्यंत ही इन दोनों युतियों को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे जीवन में काफी उथल पुथल मचाने का काम करती हैं। तो सूर्य आत्मबल और ऊर्जा है, चंद्र उसका कवर शैडो बन जाता है। किसी भी ऊर्जा को आप ढक के नहीं रख सकते, अगर आप ढकते हैं तो उसके अंदर रिएक्शन होना स्वाभाविक है। इसलिए सूर्य ग्रहण के समय आप देखेंगे अनेक रेडिएशंस निकलते हैं, वैसे ही जब ढकेंगे बॉक्स में रखेंगे आप तो रेडिएशन निकलना स्वाभाविक है। वो रेडिएशन हमेशा नुकसानकारक नेगेटिव एनर्जी ही देंगे आपको, क्योंकि सूर्य दूर से जो ऊर्जा प्रदान करता है अगर उसको ढक दिया जाए तो वो टकराकर उसमें से नैसर्गिक रूप से नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी। तो सूर्य ग्रहण, इसीलिए कतई सूर्य ग्रहण को हम लोग कहते हैं कि अब हमारी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। उसका कारण यह है कि हमारी दोनों आंखें सूर्य और चंद्र को प्रतिनिधित्व करती हैं, और जब सूर्य को ग्रहण लगता है तो अब अगर हम अपनी आंखों से देखेंगे तो सूर्य और चंद्र दोनों को ग्रहण लगता है, मतलब हमारी आंखें हमेशा ही नुकसान के भागी बनेंगी। दोस्तों ये अत्यंत ये बहुत ज्यादा इसमें डीप ज्योतिष नहीं है, ये लॉजिक है। आप इसको ज्योतिष से जोड़ेंगे तब आपको ये वाकई में लॉजिक, हमारे ऋषि मुनियों, हमारे सनातनी धर्मी, हमारे ऋषि मुनियों, हमारे पूर्वजों ने जो चीजें बताई हैं इनके सबके पीछे तर्क है। ऐसा नहीं है कि कोई इसमें पीछे तर्क नहीं है। अब हम लोग उसको अलग अलग तरह से उसको लेते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं। पाराशर जी कहते हैं कि अगर सूर्य के नक्षत्र का राहु है तो वो राहु अगर सूर्य के साथ युति बनाता है तो अत्यंत प्रभावशाली हो जाता है। और ऐसी युति आपके षष्ठम या दशम भाव में बनती है तो अत्यंत प्रभावशाली होगी। 10वें भाव में तो आपको राजनीति में सर्वोच्च पद मिल सकता है। तो दोस्तों सूर्य ऊर्जा है, राहु उसका कवर है, इसको ये मानिए। सूर्य दिन का प्रकाश है जो नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक ऊर्जा और प्राकृतिक प्रकाश है, तो राहु भी कृत्रिम ऊर्जा और कृत्रिम प्रकाश जो रात्रि के समय प्रदान करता है वो है। दोनों में सेम, दोनों का काम सेम। राहु को भी राजयोग पसंद है, सूर्य को भी राजयोग पसंद है, लेकिन सूर्य में नीति है, नियम है,
सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ आदर्श हैं, उसको लेके चलने वाला व्यक्ति होता है। जबकि राहु चतुर है, चालाक है, उसके अंदर राजनीतिक कुशलता है, वाक्पटुता है, उसके अंदर चंचलता है, उसके अंदर सारी कलाएं जो समय के अनुसार कब कैसे मोल्ड होना वो सारा उसे आता है। सूर्य है, झुकेगा नहीं साला, बोलते हैं ना ऐसा, वो पुष्पा मूवी में जो बताया था कि आदमी टूट जाएगा, आदमी टूट जाएगा, लेकिन अपने अपने मान सम्मान के लिए समर्पित हो जाएगा, लेकिन हार नहीं मानेगा, सिद्धांतिक रूप से झुकेगा नहीं। तो दोस्तों सूर्य की ये कला है। और सूर्य और राहु में अगर इन दोनों में प्रॉपर अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत प्रभावशाली होता है। लेकिन इनके बीच में डिग्री वाइज इस तरह की डिफरेंसेस होने चाहिए। अगर डिग्री वाइज इस तरह का डिफरेंस नहीं है, काफी क्लोज हैं, तो रिजल्ट ज्यादातर मामलों में नेगेटिव ही आते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताऊं, सूर्य के बारे में कहा जाता है सूर्य राजा है, और राजा का काम है राजपाट चलाना, सरकार है। आज के जमाने में देखें तो सरकार है, सरकार या सरकार से जुड़े सारे लोग सूर्य के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। तो जब सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य के साथ राहु की युति होती है, तब तो ऐसी परिस्थितियों में उथलता आती है। उसको राजपाट चलाने में तकलीफ होगी, राजसिक चीजों में तकलीफ होगी, सामाजिक चीजों में तकलीफ होगी। तो ये सब चीजें उस समय मार्केट में निकल के बाहर आती हैं। लेकिन जब ये युति अच्छे से कॉम्बिनेशन कर रही है, अच्छे से काम कर रही है, तो हम लोग अपने मतलब सरकार अपने आप को अच्छे से जनता के प्रति या विदेशों में अपने काम को अच्छे से रख सकती है। तो ये रखने के लिए भी ये प्लेटफॉर्म जो देना है, प्लेटफॉर्म के ऊपर परफॉर्म करना है। आप में सब है, ऊर्जा है, ताकत है, साहस है, सब कुछ है, लेकिन आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप से पेश करना चाहिए। ये किस परिस्थिति में किस तरह से काम करना है, ये राहु सिखाता है। ये राहु सिखाता है। राहु स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। राहु को समय के अनुसार अपना रंग ढंग बदलना आता है। और राजनीति में ऐसे ही व्यक्ति ज्यादा कुशल होते हैं जिनको ये कला आती हो। तो ये चीजें काफी इसमें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो मैं शुभ अशुभ को ना कर लाभ और हानि देने वाली चीजों में ज्यादा बात करता हूं। कुछ लोग बोलते हैं ये शुभ है, कुछ बोलते हैं अशुभ है। अशुभ शुभ नहीं, लाभ और हानि से आजकल सबको इस रूप से जानना है, लाभ देने वाला है या हानि करने वाला है। हानि करने वाला है तो किस तरह की हानि करने वाला है, और लाभ देने वाला है तो किस तरह का लाभ देगा। ये चीजें जानना ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब ये सूर्य और राहु के बारे में मैंने आपको ये कॉम्बिनेशन आपको अब समझ में आया होगा कि सूर्य का क्या काम है, राहु का क्या काम है, और जब दोनों जुड़ गए तो किस तरह से काम करेंगे। अब इसके बाद ये किस भाव में क्या रिजल्ट देंगे। अगर ये प्रथम लग्न भाव में ये युति बनती है और क्लोज कॉम्बिनेशन नहीं है तो ये युति आपको अच्छा रिजल्ट देगी। लेकिन क्लोज कॉम्बिनेशन है तो ये मान लीजिए ये युति आपके लिए अच्छी नहीं है। आपको शारीरिक रूप से तकलीफ, माथे पर चोट के निशान, शारीरिक मानसिक रूप से बीमारियां, और समाज में जो है आपकी प्रतिष्ठा में, कम प्रतिष्ठा वाले समाज में आपका जीवन यापन होगा। यही युति अगर डिस्टेंस दूर है और कॉम्बिनेशन अच्छा है और बन रहा है तो आपको सम्मान अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, आप शारीरिक रूप से भी ज्यादा विकसित होंगे, हाइट आपकी अच्छी होगी, वाणी आपकी चालाक होगी, आप नैसर्गिक रूप से एक अच्छी क्वालिटी के इंसान गिने जाएंगे। यही युति अगर द्वितीय भाव में होती है और कॉम्बिनेशन क्लोज नहीं है, दूर है, तो ये आपके लिए अत्यंत मतलब धन के रूप में देखा जाए तो थोड़ा संघर्ष करेंगे आप, लेकिन पारिवारिक रूप से ये आपका परिवार बड़ा होगा। लेकिन बड़ा होने के साथ साथ परिवार के अंदर क्लेश भी उसी हिसाब से होंगे। आप सबके लिए सब कुछ करेंगे लेकिन आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। आपको हमेशा इस चीज का अभाव सताता रहेगा, यार मैंने सबके लिए किया, मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। आप परिवार से काफी खिन्न हो जाएंगे, आपका मोह परिवार से उठ जाएगा। दोस्तों ज्यादातर मामलों में मैं बताऊं, मैंने ये अक्सर पाया है कि द्वितीय भाव में जब ये युति बनती है तो व्यक्ति एक अजीब से डर से पीड़ित रहता है कि ये समाज क्या बोलेगा,
ये परिवार क्या बोलेगा, और झूठे कलंक भी लगेंगे आपको झूठे कलंक भी लगने इसमें चालू हो जाएंगे। इस तरह की चीजें आप देखेंगे कि आपको काफी हद तक नुकसान करेंगी। जब यही युति तृतीय भाव में बनती है, तीसरे भाव में, तो दोस्तों तीसरे भाव में ये युति अत्यंत आपको पराक्रमी बनाती है। देख लीजिए, तृतीय, षष्टम और दशम, ये 3 भाव में ये युति अत्यंत प्रभावशाली बनाएगी आपको। तो तृतीय भाव में आपका पराक्रम अच्छा होगा। भाई बहन के साथ थोड़े मतभेद रहेंगे, लेकिन आपका पराक्रम अच्छा रहेगा। आप मेहनती होंगे, मेहनत से प्रतिष्ठा पाने वाले होंगे और अपने दम पे हासिल करने वाले लोगों में से होंगे। जब ये युति चतुर्थ भाव में बनती है तो व्यक्ति को वाहन से थोड़ा नुकसान रहता है, पैतृक संपत्ति में भी थोड़ी समस्या आती है, लेकिन घर वाहन मकान बन जाते हैं, लेकिन काफी संघर्ष के बाद। शुरू में तो आपके किराए के मकान में ही आपको रहना पड़ता है, सरकारी आवास में ही आपको जीवन गुजारना पड़ेगा, लेकिन बाद में ये सब चीजें काफी हद तक ठीक हो जाए। लेकिन माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, माता से वैमनस्य की शिकायत रहती है। आपके घर के आसपास अगर मंदिर है फिर भी आप नहीं जा पाएंगे। इस तरह की चीजें इसमें बनती हैं। पंचम भाव में जब युति बनती है तो संतान के प्रति तकलीफ, संतान से तकलीफ, संतान होने में तकलीफ, प्रेम में तकलीफ, मित्रों में तकलीफ, हर चीज पंचम भाव में ये इस तरह से ये युति प्रदान करती है। षष्टम भाव में ये युति आपको संघर्ष कराएगी, लेकिन सफलता दिलाएगी। प्रतियोगिताओं में आप काफी प्रभावशाली साबित होंगे। हर प्रतियोगिता में आप किसी न किसी रूप में आगे निकल के सामने आएंगे। कोई आपके सामने टिक नहीं सकेगा। रोग, ऋण, शत्रु आएंगे, लेकिन सब नष्ट हो जाएंगे। कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हाँ, लेकिन रोग, ऋण और शत्रु के ऊपर पैसे भी काफी खर्च होंगे। ये युति इस भाव में ये चीज को दर्शाती है। सप्तम भाव में ये युति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, चाहे कैसी भी हो। सप्तम भाव के लिए ये युति सप्तम और अष्टम भाव के लिए ये युति अत्यंत खराब है। इसके लिए आपको षष्टम और अष्टम भाव में इनके लिए अनेक जो विधियां हैं, पूजा विधान है, उसका सहारा लेना चाहिए। ग्रह, स्टोन, नंग, ये सब धारण करने चाहिए, जिससे कि ये अष्टम और षष्टम भाव में कम से कम डैमेज कर सके आपको। ये डैमेज तो करेगी, लेकिन ये आप पे निर्भर करता है कि कम से कम आप इससे कितने हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। नवम भाव में ये युति जो है आपको एक राजयोग प्रदान करने का काम करेगी। आपको काफी हद तक ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपकी थोड़ी मेहनत में आपको ज्यादा सफलता देगी। आप अत्यंत प्रभावशाली साबित होंगे और आपके किए हुए काम की सराहना भी काफी होगी। दसम भाव में मैंने बताया ये सर्वोच्च फल प्रदान करने वाली होगी। आपको अच्छे परिणाम देगी, आपको अच्छे रिजल्ट देगी, आपको राजनीति में सम्मान दिलाएगी, अधिकारियों से सम्मान दिलाएगी। लेकिन हमेशा याद रखिएगा ये चीजें, ये सम्मान और अधिकार ये पॉजिटिव तभी होगी जब ये डिग्री वाइज काफी दूर होंगे। लेकिन डिग्री वाइज काफी क्लोज है, तब रिजल्ट नहीं मिलेगा। उस हिसाब से उसमें पॉजिटिविटी की कमी हो जाएगी। 11वें भाव में जब ये युति आएगी तो आपको कैसे भी तरह से पैसे आएंगे, किसी भी अनाप शनाप तरह से, यहाँ तक कि कह दो अंडर टेबल भी पैसे आने के चांसेस रहते हैं। इसमें आप कैसे भी करके पैसा कमाएंगे। आपके पास शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुगार, ये जो भी धन, मतलब ये अपने रियल एस्टेट, जमीन के लेवेज के काम, और आप ये मोबाइल गेमिंग और ये हैकिंग से, इस सारी चीजों से आपको पैसे आने स्वाभाविक है। जब ये 12th हाउस में आएगा तो फिर ठीक नहीं है। 12th हाउस के लिए ये भाव बिल्कुल भी सही नहीं है। 12th हाउस में आपको इसमें तकलीफों का सामना करना ही पड़ेगा, तकलीफें देखनी ही पड़ेंगी। और इसके 12th हाउस में आपको ये अस्पताल के खर्चे, कोर्ट कचहरी के खर्चे, परिवार के विवाद से रिलेटेड खर्चे, पुश्तैनी जमीन जायदाद के खर्चे, सब चीजों में आपको ये व्यस्त रखेगा। तो दोस्तों, लेकिन ये एक जनरल भाव के बारे में है, लेकिन ये अलग अलग लग्न में अलग अलग, जब लग्न अलग अलग आएंगे तो अलग अलग लग्न में ये अलग अलग परिणाम देगा। मित्र राशियों में जब आएगा तो शुभ परिणाम देगा, शत्रु राशियों में आएगा तो अशुभ परिणाम देगा। लाभ और हानि इसके हिसाब से निर्धारित होगी इसकी। तो आप लोगों को ये देखना है कि ये कैसे बनता है। मैं अगले आने वाले अंकों में विशेष लग्न विशेष के लिए ये युति का प्रभाव
ये युति कैसे काम करती है, ये युति का क्या परिणाम होता है, ये सारी चीजें लेके मैं अगले अंक में आपके साथ उपस्थित होऊंगा। लेकिन इस अंक में मैं आपको इतना जरूर बता देना चाहता हूं कि राहु अकेला ही कुंडली में सबसे अच्छा है। अगर युति बनती है तो राहु उस ग्रह के साथ स्वरूप धारण करके ही परिणाम देता है। मित्रवत ग्रहों के साथ मित्रवत और शत्रुवत ग्रहों के साथ शत्रुवत वो काम करता है। युति आपके पिछले किए गए जन्म में किए गए कर्मों पे निर्भर करती है। अगर पिता के साथ मतभेद रहे हो तो सूर्य की युति जरूर बनती है, सूर्य और राहु की। माता के साथ हैं तो सूर्य चंद्रमा और राहु की युति बनती है। भाई से लेके कुछ है तो मंगल के साथ हुई युति बनेगी। बच्चों के साथ, मित्रों के साथ, मित्र सर्कल में या धंधे व्यापार में अगर कुछ है तो ये बुध के साथ बनेगी। आपने किसी गुरु का अपमान किया या इस तरह से कोई क्रियाएं की हैं तो गुरु के साथ बनेगी। पत्नी के साथ या महिला मित्रों के साथ आपने कोई गलत किया है तो शुक्र के साथ, सेवक के साथ, नौकर के साथ, अपने सहयोगियों के साथ कोई गलत काम किया है तो शनि के साथ। तो ये युति इस तरह से बनके आपको इस जन्म में उसको संघर्ष कराती है। तो आपको ये समझना है कि हमने क्या गलतियां की हैं, इसलिए ये युति हमें मिली है। तो उन चीजों पे फोकस कीजिए, उन्हें खुश करने का प्रयत्न कीजिए, तो नकारात्मकता में काफी कमी आएगी और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो इस तरह से ये विशेष युतियां बनती हैं, लेकिन इसका परिणाम प्रभाव हम कम और ज्यादा हमारे कर्मों से कर सकते हैं। तो सूर्य के साथ में बताया कि सूर्य के साथ राहु का कॉम्बिनेशन एक विचित्र कॉम्बिनेशन है। राजा और राजा के साथ, मतलब राजा जो है उसके साथ एक मलेच्छ का कॉम्बिनेशन है। तो वो दोनों के साथ जो कॉम्बिनेशन हुआ है, उस कॉम्बिनेशन को किस तरह से प्रिडिक्ट किया जाए और किस तरह से उससे लाभ या हानि अर्जित की जाती है या उसे कम ज्यादा किया जा सकता है, ये हम अपने भावों को देखकर, हमारे लग्न को देखकर हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, किस तरह से रिस्पॉन्स देना है। देखिए, कोई भी दोष नहीं है और कोई भी योग नहीं है। ये समय और परिस्थिति के अनुसार निर्भर करता है। अर्जुन को अप्सरा ने श्राप दिया था कि जाओ आप जो है नपुंसक बन जाओगे। तो वो नपुंसकता उनके लिए जो भी वो नपुंसक जो योग था, वो उनके लिए जो उनका अज्ञातवास था, वो जो उन्होंने 1 साल बिताया, 1 साल का जो उनका टाइम पीरियड था, जो 1 साल की जो उनकी अंतरदशा थी, वो उस दशा में वो उनके लिए वरदान साबित हुआ। और महारानी दमयंती, जिनके हाथ में संजीवनी विद्या थी, जब वो जंगल में चले गए और जंगल में कुछ खाने पीने को नहीं था और राजा नल मछलियां लेकर आए और मछलियां बनाने के लिए उन्होंने हाथ में पकड़ा तो मछलियां जीवित होकर निकल गई। तो वो उनके लिए एक शुभ योग था, लेकिन उस समय वो उनको पीड़ा देने लायक योग हो गया क्योंकि वो कुछ बना ही नहीं सकती थी, कुछ खाने के लिए नहीं था उनके पास। तो मैं हमेशा कहता हूं, समय और मतलब काल, महादशा, अंतरदशा आपके योग और दोष को काफी हद तक प्रभावित करते हैं कि वो दशा अंतरदशा आपके साथ है या नहीं, आने वाली है कि नहीं। उस योग दुर्योग ये आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, आपके जीवन में कितना इफेक्ट लेके आएंगे, ये सब आपको उससे देखना है। तो ये सब चीजें जब आप देखेंगे, जब आप समझ पाएंगे, तब आप अच्छे रूप से 2 ग्रहों के कॉम्बिनेशन, 3 ग्रहों के कॉम्बिनेशन, 4 ग्रहों के कॉम्बिनेशन, 5 ग्रहों के कॉम्बिनेशन को समझ पाएंगे। तो ये जो सूर्य और राहु के बारे में मैंने आपको बताया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा उत्साह और बढ़े और मैं आने वाले अंकों को आपको और अच्छी से पेश करूं जो आपको ज्यादा पसंद आए। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, मेरा ये प्रयास आपको पसंद आएगा और मेरे बताए हुए चीजों को आप समझेंगे। फिर भी आपको कोई प्रश्न रहता है तो आप मुझे प्रश्न करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि उसमें आप अपना संपर्क नंबर दें ताकि मैं आपको बताने के लिए उपस्थित हो सकूं। दोस्तों, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। आगे वाले अंक में फिर आपके सामने पेश होऊंगा। जय श्री राम, धन्यवाद।